अगरचे तारीखी हवालों से आइसलैंड पर इंसानी ज़िंदगी के आसार सदियों पुराने मिले हैं, मगर आइसलैंड पर इंसानी बस्तियां उस वक्त बसाई गई जब नॉर्वे के एक मुहिमजू अंग्लोफर आर नार्सन ने इस इलाके का दौरा किया और यहां आकर अपना पहला मवेशी खाना बनाया। अंग्लोफर के बाद दूसरे मुहाजिरीन ने इस इलाके का रुख किया, जिनमें अक्सरियत आयरिश और नॉर्वेजन गुलामों की थी। 930 ईस्वी तक तमाम काबिल काश्त रकबे पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद तमाम लोगों ने मुतफिका तौर पर एक सरदार का इंतखाब किया और इस खित्ते पर पहली पार्लिमान की बुनियाद रखी। 10वीं सदी ईस्वी में ईसाइयत को एक मजहब के तौर पर तमाम लोगों ने अपना लिया था। सदियों तक सरदारों का बनाया हुआ ये निज़ाम चलता रहा, लेकिन सरदार बदलते रहे। 12वीं सदी ईस्वी में आइसलैंड पर नॉर्वे हुकूमत ने धावा बोल दिया। दोनों मुमालिक के दरमियान इत्तेहाद पाया तो ये मुल्क दोनों की मुश्तरका इत्तेहाद से चलने लगा। 400 सालों तक नॉर्वे राज आइसलैंड पर चलता रहा, लेकिन 1662 में डेनमार्क, जो पहले आइसलैंड के कुछ इलाकों तक हिस्सेदार था, मुकम्मल हिस्सेदार बन गया। हुकूमत दोनों मुमालिक की मुश्तरका चलने लगी। 1814 में नेपोलियन जंगों के बाद नॉर्वे और डेनमार्क कील के मुआहदे के बाद दो अलग अलग मुल्क करार पाए, लेकिन आइसलैंड डेनमार्क के कब्जे में चला गया। जब लोगों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा होने लगी तो लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। लोगों को उनकी मेहनत का फल 1874 में उस वक्त मिला जब डेनमार्क हुकूमत ने आइसलैंड को इलाकाई खुद मुख्तारी दे दी। इस खुद मुख्तारी को 1904 में मजीद वसी किया गया। 1 दिसंबर 1918 को होने वाले एक मुआहदे के बाद आइसलैंड को डेनमार्क के बादशाह के मातहत एक मुकम्मल और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिला। 19वीं सदी में मुल्क के हालात कशीदा होना शुरू हो गए। मुल्क की बेशतर आबादी ने जनूबी अमेरिका की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। इसी दौरान जॉन सैग्रोसोन की एक नई आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया, जो यूरोप के रोमानवी और कौमी नज़रियात से मुतासर थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान 9 अप्रैल 1940 को जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो डेनमार्क और आइसलैंड के ताल्लुकात कशीदा हो गए। दूसरी जंग अजीम से पहले सिर्फ बादशाहत ही डेनमार्क के पास थी, बाकी मुल्क तो पहले ही आज़ाद हो चुका था। डेनमार्क जो खुद जंग के हालात से गुजर रहा था, तो आइसलैंड को 17 जून 1944 को रस्मी तौर पर आज़ाद जमहूरिया बना दिया गया और आइसलैंड का नया नाम जमहूरिया आइसलैंड हो चुका था। 1940 में काबज़ फौज का इनखला अमल में आया। अंदरून मुल्क मुखालफत और बगावतों के बावजूद 30 मार्च 1949 को आइसलैंड नेटो का रुकन बन चुका था। 5 मई 1951 को अमेरिका और आइसलैंड का दफाई मुआहदा अमल में आया, जिसके नतीजे में अमेरिकी अफवाज वापस आई और सर्द जंग के दिनों में मुआहदे के मुताबिक दफा के फ़राइज़ सर अंजाम देती रहीं। सर्द जंग के दिनों में बरतानिया और आइसलैंड के दरमियान माहीगीरी के लिए समुद्री हदूद पर शदीद इख्तलाफात थे। 1994 में आइसलैंड के यूरोपी मुआशी इलाके में शमूलियत के बाद माइशियत ने बहुत गहराई और आज़ादी हासिल की। जंग के फ़ौरन बाद मुआशी तरक्की वाक़ई हुई, जिसने माहीगीरी को सनत का दर्जा दिया। 20वीं सदी से कबल तक आइसलैंड की माइशत और बहबूद का निज़ाम बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा। आज आइसलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 51,399 अमरीकी डॉलर के साथ फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से दुनिया भर में 11वें नंबर पर शुमार होता है। क्या ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान को अपनी सरजमीन ही समझते, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता।
آئس لینڈ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آئس لینڈ 1,03,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں 107ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آبادی کے حوالے سے یہ ملک 3,33,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا بھر میں 180ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ شمال مغربی یورپ میں واقع اس ملک کی سرحدیں سمندر کے پانیوں کے علاوہ کسی بھی ملک سے براہ راست نہیں لگتی۔ مشرق کی جانب 1,001 کلومیٹر کی دوری پر ناروے ہے، جبکہ مغرب کی طرف گرین لینڈ موجود ہے جس کی آئس لینڈ سے دوری 301 کلومیٹر کی ہے۔ آئس لینڈ کو چاروں اطراف سے بحیرہ اوقیانوس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ریکاوک ملک کا دارالحکومت ہے۔ 274.5 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر آئس لینڈ کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ملک کی معیشت میں اس شہر کا بڑا اہم کردار ہے اور ملک کی تقریباً 1/3 آبادی بھی اسی شہر میں رہائش پذیر ہے۔ آئس لینڈ دنیا کا 18واں جبکہ برطانیہ کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے۔ ملک کا تقریباً 11% حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ بلند پہاڑی علاقے شدید سرد ہونے کی وجہ سے رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ زیادہ تر آبادی ساحلوں کے قریب بسے ہوئے شہروں میں رہائش پذیر ہے۔ انسانی آبادکاریوں سے قبل اس جزیرے کا 40% سے زیادہ حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا، مگر انسانوں نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی ضروریات کے مطابق رقبے کو کاشت کے قابل بنایا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی جنگلات تقریباً ناپید ہو چکے تھے۔ اب دوبارہ شجرکاری کی تو جاتی ہے، مگر وہ مزہ کہاں جو میرے پروردگار کے دیے ہوئے قدرتی حسن سے تھا۔ چونکہ آئس لینڈ یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، اسی لیے یورو آئس لینڈ کی کرنسی بھی نہیں ہے، مگر آئس لینڈ کے کافی بڑے سٹورز پر یورو سے خریداری کی جا سکتی ہے۔ آئس لینڈ کی کرنسی کو آئس لینڈک کرونا کہا جاتا ہے، جو 1 کرونا پاکستانی 1.04 روپوں کے برابر ہے، یعنی اس کا پاکستان سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے آئس لینڈ پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ آئس لینڈ میں اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کو اس کے نمبر سے پہلے آئس لینڈ کا کالنگ کوڈ +354 لگانا پڑے گا۔ علاقائی تقسیم کے لحاظ سے مارچ 2003 کے آئین کے مطابق 6 مختلف انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 6 علاقوں کو مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئس لینڈ میں 29 میونسپلٹیاں ہیں جو اپنے مقامی امور جیسا کہ سکول، ذرائع نقل و حمل کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ 26 مجسٹریٹوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، جن کی ذمہ داری میں پولیس کی دیکھ بھال، ٹیکس وصولی اور بینک دیوالیہ ہونے کے متعلق فیصلے اور شادیوں کو انجام دینے جیسے امور شامل ہیں۔ آئس لینڈ میں تقریباً 23,805 درخت ہیں، 2,757 جھیلیں، 11,922 مربع کلومیٹر پر گلیشیئرز اور 64,538 مربع کلومیٹر رقبہ ناقابل کاشت ہے۔ ان سب کے علاوہ بے شمار گرم پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔ آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ بھی موجود ہے، جو 5 نومبر 1963 سے 5 جون 1968 تک ہونے والی آتش فشانی تحریک سے وجود میں آیا تھا۔ ملک میں 20 ایسی جھیلیں ہیں جو 10 مربع کلومیٹر رقبے سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ماہی گیری ہی زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ آمدنی ہے۔ ملک کی 50% آمدنی بھی ماہی گیری سے حاصل کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی پابندی کے باوجود بھی آئس لینڈ کے بحری بیڑے وہیل مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں۔ حکومت
यूरोपीय यूनियन की शमूलियत से इसीलिए भाग रही है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद माहीगीरी जैसे ज़राए हाथ से निकल जाएंगे और मुल्क कंगाल हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी की सनत और सॉफ्टवेयर की तैयारी जैसे शोबे तरक्की पा रहे हैं। फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, हैंडबॉल और बास्केटबॉल आइसलैंड की मकबूल तरीन खेलों में शामिल है, जबकि गोल्फ, टेनिस, तैराकी, शतरंज और आइसलैंडी घोड़ों पर घुड़सवारी करना भी काफ़ी मकबूल है। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां पर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी वाज़ेह हो चुकी है, यानी हम जिन्स परस्तों का आपस में शादियां करना कानूनी करार दिया गया है। 2006 में पार्लिमान के मुतहिदा वोटों से इस कानून को मंजूर किया गया था, जिसके तहत हम जिन्स परस्त शादी करने वालों को दूसरे जोड़ों की तरह मुकम्मल हकूक हासिल होंगे। सियाहत भी आइसलैंड की माईशत में अहम किरदार अदा करती है। 2016 में 17,92,201 अफराद ने आइसलैंड की सरजमीन पर अपने कदम रखते हुए मुल्की खजाने में 30% आमदनी का इजाफा किया। मुल्क की ज़्यादातर आबादी ईसाइयत के मुख्तलिफ फ़िरकों से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बुद्ध मत के मानने वालों के साथ साथ एक छोटी सी तादाद यहूदियों की भी है। 500 अफराद के करीब मुस्लिम आबादी भी आइसलैंड में अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस